जय हिंद साथियों, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, आज हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। फिर से एक नज़र में देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का शक्ति किसके पास है, यानी कि किसके पास निहित रहता है। मूल संविधान में कितने संख्या थे, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में 34 से एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, और इनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल की बात की जाए, बिताने वाले, इस पद पर बैठने वाले इन्हीं के पिता थे, तो उनको भी देखेंगे। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन बने, उन्हें भी देखेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था, आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, यानी कि जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कल, आज हम लोग शुरू करेंगे वहीं से। न्यायाधीशों की नियुक्ति का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम लोग राष्ट्रपति वाले में देखें, मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति देता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो 1950 से लेकर 1993 तक एक प्रक्रिया था, किसके माध्यम से, जैसे कि राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है, और सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का हर चीज़ जो कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति सलाह लेता है। तो यहाँ भी 50 से लेकर 93 तक यही प्रक्रिया था। क्या था, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्ति की जाती थी। तो किसकी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्रिपरिषद सलाह पर की जाती थी। बाद में समीक्षा किया गया कि मंत्रिपरिषद के सलाह से अब इसे हटा देना चाहिए, ऐसे प्रक्रिया से इसे गुजारना चाहिए जो योग्यता को आधार बनाए। अगर इसे आधार बनाया जाता तो अयोग्य लोगों को भी उस पद पर बैठा दिया जाता, इसीलिए मंत्रिपरिषद के सलाह से हटा दिया गया। ये 1950 से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी, ठीक है। लेकिन 1993 से लेकर अब तक किसके माध्यम से होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम क्या होता है, तो एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है जिसे कॉलेजियम कहते हैं। सरल भाषा में समझ लीजिए, कॉलेजियम का अर्थ कमेटी हुआ, के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य रहेंगे। कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 4 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, और वही मिलकर सलाह देते हैं, और वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो पहले मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती थी, अब किसके माध्यम से होती है, तो कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। पहले मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती थी, अब कॉलेजियम के माध्यम से होता है। कॉलेजियम में न्यायाधीश ही होते हैं, यानी कि वो योग्यता को तय करेंगे कि कौन से व्यक्ति कितना योग्यता है, कितना वरिष्ठ है, और कितना वो न्यायप्रिय है, निष्पक्ष है, और उसके अंदर कानून के लेकर कितना समझ है। तो ये न्यायाधीशों का एक जो कमेटी है वो अब निर्धारण करती है, वो सलाह देगी राष्ट्रपति को। पहले कौन सलाह देता था, तो मंत्रिपरिषद देता था ना, लेकिन अब कॉलेजियम जो सिस्टम है ये सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इसे आप नियुक्त करिए।
पहले मंत्रिपरिषद सलाह देता था राष्ट्रपति को कि इसे नियुक्त करिए। अब कॉलेजियम में जो सदस्य होते हैं ये देखने के बाद ये अब किसे सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को, कि ये योग्य व्यक्ति है और इसे बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में यहाँ बात की गई है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इसका वर्णन नहीं है कि इसका नियुक्ति इस प्रकार से होगा, लेकिन परंपरा है। क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि यही व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि सबसे सीनियर जो न्यायाधीश होंगे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने का एक परंपरा है, और उसी के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वर्तमान में जो DY चंद्रचूड़ हैं ये सीनियर थे, सभी में ये सीनियर थे और वरिष्ठता के आधार पर इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो क्या है? तो ये एक परंपरा है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। बस आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, क्या? तो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके आधार पर होती है नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की? तो वरिष्ठता के आधार पर, यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर वो क्या करेगा? तो वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। जो उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा CJI का नियुक्ति होता है और ये वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कहा गया है, तो न्यायाधीश का मतलब ये हुआ वर्तमान में कितने हैं? 33 है ना, 33 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी में से सीनियर, इसका मतलब है जो 33 वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसी में से सबसे सीनियर को मानते हैं अभी DY चंद्रचूड़ हैं। इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, यानी कि 65 इयर्स ओल्ड इन्होंने ख़त्म कर लिया, यानी कि 65 वर्ष के हो गए, तो ये अपने पद से हट जाएंगे। अब हटने के बाद फिर कैसे नियुक्ति होगी? तो इन्हीं 33 जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं में से सबसे सीनियर न्यायाधीश को क्या बना दिया जाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्लियर? वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि इसी में से चयन होगा, जो सबसे वरिष्ठ होंगे और उन्हीं को क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? ठीक है। नियुक्ति कैसी होगी? तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति को लेकर, लेकिन एक परंपरा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर दिया जाता है। ये एक परंपरा है राष्ट्रपति द्वारा। और सिलेक्शन कैसे होगा? तो 33 न्यायाधीशों में से सबसे जो वरिष्ठ होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा।
अब देखिए, परंपरा का उल्लंघन, यानी कि परंपरा का उल्लंघन किया, वो परंपरा का उल्लंघन से संबंधित क्या है, तो यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, इसका उल्लंघन 2 बार हुआ है अभी तक, ठीक है, 2 बार। दो बार इसका उल्लंघन हुआ है। क्यों? जो नाम आप लोग देख रहे हैं, अजीत नाथ रे और दूसरा है हमीदुल्ला बेग, यही 2 शख्स हैं, अजीत नाथ रे और दूसरा क्या है, तो हमीदुल्ला बेग, ठीक है। इन्हें क्या किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर न्यायाधीश थे। जूनियर माने आप लोग समझ रहे हैं, हाँ, कनिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि रैंक में छोटे थे, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कहा गया है सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या थे, तो जूनियर थे, सीनियर नहीं थे। ये दोनों क्या थे, तो अजीत नाथ रे 1973 में इन्हें बनाया गया। ये उस समय ये जूनियर न्यायाधीश थे, यानी कि कनिष्ठ न्यायाधीश, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो उल्लंघन हुआ कि नहीं, परंपरा का उल्लंघन। परंपरा क्या कहता है, परंपरा क्या कहता है, वरिष्ठ न्यायाधीश के आधार पर, लेकिन 2 बार उल्लंघन हो गया इसका। होना ये चाहिए कि वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए, लेकिन ये जो अजीत नाथ रे और हमीदुल्ला, जो 1977 में इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया, ये जूनियर थे और इन लोगों को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। परंपरा क्या कहता है, वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जूनियर जो कनिष्ठ न्यायाधीश हैं उन्हें बना दिया गया। तो परंपरा का उल्लंघन 2 बार हुआ है। अजीत नाथ रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस 1973 में। अगला है हमीदुल्ला बेग, 1977 में बना दिया गया। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। इन लोगों को जूनियर के हिसाब से बना दिया गया, यानी कि इन लोगों के ऊपर भी सीनियर लोग थे, सीनियर न्यायाधीश थे, लेकिन उन लोगों को नहीं बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, सरकार के साथ दोनों व्यक्तियों का अच्छा संबंध रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए बना दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 बार परंपरा का उल्लंघन हुआ है, 73 और 77 में। क्यों हुआ है? क्योंकि ये लोग जूनियर थे और परंपरा क्या कहता है, सीनियर न्यायाधीशों को बनाना चाहिए, लेकिन ये जूनियर थे, इन्हें बना दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए, इसे भी नोट करेंगे आप लोग। सबसे लंबे समय तक CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, सबसे लंबे समय तक CJI रहे हैं। क्या नाम है उनका? YD चंद्रचूड़। और इन्हीं के पुत्र कौन हैं? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ के पिताश्री हैं ये YD चंद्रचूड़, ठीक है। ये 2696 दिनों तक रहे, सबसे लंबे समय इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया भारत में। अब बात की जाए सबसे कम समय तक CJI कौन रहे, तो कमल नारायण सिंह, सिर्फ 17 दिन तक। इसे आप लोग, इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। और जो सबसे लंबे समय तक रहे वो YD चंद्रचूड़, जो वर्तमान के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनके पिता हैं ये, ठीक है। और इन्होंने कार्यकाल के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा खासा समय व्यतीत किया और जुडिशरी को बेहतर बनाने में बहुत सराहनीय अव्वल दर्जे का कार्य किया। तो आप लोग याद रखेंगे सबसे लंबे समय तक CJI कौन रहे,
तो वाई.डी. चंद्रचूड़ इतना से इतना दिनों तक, ठीक है। और सबसे कम समय तक कौन रहे, तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे कम समय तक सीजीआई रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 14 दिन तक। हमेशा एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सबसे कम पूछा जाता है, ठीक है। बीच वाला पर ध्यान सबसे कम जाता है लोगों का, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और इन्हीं के पुत्र हैं हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार से होगी, लेकिन परंपरा है राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर वो करेगा, ठीक है। इसका उल्लंघन 2 बार हुआ, एक 1973 में और एक 1977 में, ठीक है। कौन थे? तो अजीत नाथ रे, ये जूनियर थे, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये भी जूनियर थे, इन्हें भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी कि इन लोगों के ऊपर भी सीनियर न्यायाधीश थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे वाई.डी. चंद्रचूड़, और सबसे कम समय तक सीजीआई रहे कमल नारायण सिंह, जो 17 दिनों तक ही कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। क्या है? तो कदाचार, ठीक है। ये शब्द को आप लोग याद रखिएगा, मिस बिहेवियर, कदाचार। राष्ट्रपति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? महाभियोग। उपराष्ट्रपति के लिए हाँ, संसदीय कार्रवाई। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का शब्द का प्रयोग होता है, उपराष्ट्रपति के लिए संसदीय कार्रवाई, और मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए कदाचार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, मिस बिहेवियर, ठीक है। और अक्षमता के आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। मिस बिहेवियर या अयोग्यता के आधार पर इनके ऊपर भी कदाचार लाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। यानी कि लोकसभा में अगर लाया जाता है तो 100 सांसदों का समर्थन चाहिए, अगर राज्यसभा में अगर लाया जाता है तो 50 सांसदों की समर्थन चाहिए, तभी लाया जा सकता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये समर्थन प्राप्त करना भी बहुत लगभग मुश्किल हो जाता है। ये भी एक जटिल प्रक्रिया ही मानिए। लोकसभा के लिए 100 सदस्य होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में वो बिल पेश किया जाता है प्रस्ताव, तो 50 सदस्य का समर्थन जरूरी है, तभी जो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है तभी आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अगला पॉइंट को देखते हैं। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा अपने आरोपों की जांच करवाई जाती है, यानी कि सदन के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है। किसकी? तो मुख्य न्यायाधीश की, अगर आता है तो। अगर लोकसभा में आता है तो अध्यक्ष ये जांच करवाएंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो उपसभापति देखेंगे उसे।
अगला पॉइंट देखिए, संसद में चर्चा होती है। जब आ जाता है, अगर मान लेते हैं लोकसभा में आया तो 100 सांसदों की समर्थन चाहिए, राज्यसभा के लिए 50। अब मान लेते हैं मिल गया तो लोकसभा में अगर जाता है तो अध्यक्ष के पास जाएगा, राज्यसभा में अगर पेश हुआ होगा तो सभापति के पास जाता है और वो इजाज़त दे देता है कार्रवाई के लिए। जब इजाज़त दे देता है तो तीसरे चरण में क्या होता है, तो संसद में चर्चा होती है। फिर इजाज़त लेने के बाद फिर चर्चा होगी। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, चलता है, तो उसे भी 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, ताकि वो 14 दिन में संबंधित चीज़ को एकत्रित कर दे और अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ दलीलें दे सकें। तो 14 दिन पहले उसे सूचना देना आवश्यक है। अगला क्या है, दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कि 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। किसमें, तो लोकसभा और राज्यसभा में, जो साधारण बात नहीं है, मुश्किल प्रक्रिया है। लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। अब पास होने के बाद अंतिम प्रक्रिया बच जाता है किसका, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए उसमें। जैसे ही राष्ट्रपति इजाज़त दे देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें हटाया जा सकता है। और ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया मानी जाती है ये भी राष्ट्रपति के तहत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लेते हैं ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। कदाचार के तहत सीजेआई पर आरोप लगाए गए। ठीक है, अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो यहाँ से 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी होगा। अगर ये जो प्रस्ताव है राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सदस्य माने सांसद। ये तो पहली प्रक्रिया हुआ। इसके बाद अगर मिल जाता है, मिलने के बाद अगर लोकसभा में आएगा तो इसका निगरानी कौन करेंगे, तो अध्यक्ष इसका इजाज़त देंगे कि आगे की कार्रवाई बढ़ाया जाए। अगर राज्यसभा में अगर ये चीज़ें आएगी तो कौन करेंगे, सभापति। ठीक है, ये कहेंगे कि आगे की कार्रवाई की जाए। इसके बाद होगा चर्चा के बाद होगा 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा दोनों में। अगर लोकसभा में आया तो यहाँ से 2/3 बहुमत से पारित करके यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पारित करके यहाँ भेजवाना पड़ेगा और यहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में आता है तो 2/3 बहुमत से पारित करवा कर यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फिर ये प्रक्रिया होने के बाद अंतिम प्रक्रिया होता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ये अगर हो जाता है तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें पद से हटा दिया जाता है। देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के तहत और 2-3 बिंदुओं को देख लेते हैं। क्या है, तो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर महाभियोग जो मुख्य न्यायाधीश पर ही लगाया जाए
तो जुडिशरी पर, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीशों को जो एक समय तक लोगों को न्याय देते थे, ठीक है, न्याय की बातें करते थे, जैसे ही अपने पद से हटे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो ये पद की गरिमा अभी भी बरकरार है। लेकिन एक बार लगा था, एक बार एक शख्स थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन पर लगा था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। कौन थे उसे भी आगे देखेंगे। बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ओनली न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में ठीक है प्रस्ताव लाया गया था। अब प्रस्ताव लाया गया होगा तो कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ी होगी? 100 सदस्यों की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। प्रस्ताव लाया गया था मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय के सरकार, जो राजीव गांधी की सरकार थी, इसे पारित नहीं होने दिया, ठीक है। और वो जैसे ही पारित नहीं होने दिया, ये जो प्रस्ताव था वहीं पर धरा का धरा रह गया और महाभियोग जो कदाचार लगने चाहिए वो नहीं लगे। किस पर? तो बी रामास्वामी पर लाया तो गया था, लेकिन पूरी तरह से इस पर चर्चा नहीं हो पाया और बीच रास्ते में ही रुक गया, यानी कि इसका प्रोसेस जो होता है, और ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया, इसके कारण कदाचार साबित नहीं हो पाया। अगर होता तो ऑब्वियसली एक मुख्य न्यायाधीश हमारे इतिहास में पढ़ने को मिलते, लेकिन अभी तक किसी का भी अगर महाभियोग नहीं चला है, यानी कि कदाचार, ठीक है, कदाचार नहीं हुआ है। लाया गया था बी रामास्वामी पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अगला देखते हैं, दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, ठीक है। इनके ऊपर भी लाया गया था राज्यसभा में, और राज्यसभा में लाया गया होगा तो कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ी होगी? 50 लाया गया और सभापति ने उसे खारिज कर दिया, ठीक है। 2 लोगों के ऊपर आया था, एक लोकसभा में ये बी रामास्वामी थे, लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया था, दूसरा थे दीपक मिश्रा, दोनों को लाया गया था और इन्हें लाया गया था, इनका पेश किया गया था राज्यसभा में। तो 50 सदस्यों की ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ा, लेकिन जो सभापति थे उन्होंने खारिज कर दिया। जैसे ही खारिज हुआ तो वो जो प्रस्ताव था पूरी तरह से निरस्त हो गया और जो कदाचार लगने चाहिए वो नहीं लगा, ठीक है। और नहीं लगा तो हटे भी नहीं होंगे, अपने कार्य किए होंगे, तो कदाचार नहीं लगा और वो बच गए, हटने से बच गए अपने पद पर, यानी कि उस समय की सरकार ने बचा लिया उन लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया? तो अभी तक एक भी न्यायाधीशों पर नहीं लगा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 125 दीजिए। इसमें क्या कहा गया है? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ठीक है, तीव्र गति से लिखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 125 में है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। इसमें इसका वर्णन है, जो न्यायाधीश के वेतन है उससे संबंधित है अनुच्छेद 125। इसमें क्या कहा गया है तो देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के जो संचित निधि है वहाँ से न्यायाधीशों की वेतन का प्रावधान है, और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन किसी भी प्रकार के या कि काटा नहीं जा सकता। यानी कि जो राष्ट्र न्यायाधीश हैं उनके वेतन को किसी भी रूप में काटा नहीं जा सकता। अगर एक बार निर्धारण कर दिया तो कर दिया गया, जब तक वो पद पर रहेंगे उनके वेतन से
कटौती नहीं की जा सकती, इसमें यह कहा गया है। और ये अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को लेकर। ठीक है, अगला क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन पहले इतना था 280 लाख प्रति माह। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश का है। और अन्य न्यायाधीश जो 33 है ना, उनका कितना है, तो 2.5 लाख प्रति माह। और जो CGI हैं उनका कितना है, तो 2,80,000 के आसपास है। और उनके साथ यानी कि उनके जो सहयोगी हैं 33 अन्य न्यायाधीश, उनके 2.5 लाख के करीब उनके माह है, प्रति माह वेतन। अगला अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद 126। इसमें किसका वर्णन है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। यानी कि अगर सीट बच जाती है, रिजर्व रहती है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। तो कौन होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आप लोग इस तरह से समझिए, अगर DY चंद्रचूड़ जो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके बाद भी जो बनेंगे, अगर उनके पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, यानी कि उनका मृत्यु हो जाता है, किसी कारणवश वो त्याग पत्र दे देते हैं या अस्वस्थ हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने कार्य करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो उनका पद तो रिक्त तो होगा ना जब कार्य नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति रहता है, उसी में से यानी कि जो 33 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, इसी में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति कर देते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। किन में से, जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से ही किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है तब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं, तो उसे भी देखते हैं। तो ये गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये हुआ, जो 33 मुख्य अन्य न्यायाधीश हैं ना, उनमें से अगर किसी का पद खाली हो, आवश्यकता हो, तो जो CGI रहेगा, तो हाई कोर्ट, राज्यों का हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में से किसी न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परमिशन लेना पड़ेगा, और दूसरा राष्ट्रपति से। जब ये दोनों सहमति दे देते हैं तो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें तदर्थ न्यायाधीश
यानी कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है, टेम्पररी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि उसके कार्यों को फिलअप करेगा, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यों पर ये जाकर कार्य करेंगे। समझ में आया? जो हाई कोर्ट होता है इसमें भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इन्हीं अन्य न्यायाधीशों को जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के, उसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सहमति लेना पड़ेगा, यानी कि आपके अन्य एक न्यायाधीश को हम लोग तदर्थ न्यायाधीश बनाते हैं, आप सहमत हैं कि नहीं है? तो बोलेगा हाँ सहमत हैं, तो इससे सहमत लेगा। और दूसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से सहमत लेने के बाद इसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देगा। कौन? तो राष्ट्रपति। तो ये तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित है नियुक्ति को लेकर। अनुच्छेद 128 क्या है? तो सेवानिवृत्त के बारे में कहा गया है। जो सीजीआई हैं इनके सेवानिवृत्त पूरी तरह से जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये उससे संबंधित है। इसमें कहा गया है गणपूर्ति नहीं होने पर जो सीजीआई हैं राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, जो सीजीआई हैं राष्ट्रपति के सलाह लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि जो न्यायाधीश पहले क्या हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें फिर से नियुक्ति किया जा सकता है। यानी कि ये कब होता है? जब न्यायाधीशों की संख्या यानी कि कम हो जाती है, किसी कारणवश घट जाती है, तो उन्हें राष्ट्रपति के सलाह पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि अन्य मुख्य न्यायाधीशों के तहत उन्हें भी नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि जो पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी नियुक्ति दे सकता है सीजीआई, यानी कि इनके सहयोग के रूप में, सहयोगी सहपाठी के रूप में कार्य करने के लिए। तो ये इससे संबंधित है। यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं, जहाँ से प्रश्न बने हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा एक, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 29। अगला देखिए अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा? ये इससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, जैसा कि आप सभी को पता है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही ले सकता है। ये अनुच्छेद 130 में इसका वर्णन है। यानी कि जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके पास ये अधिकार है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है उसे निर्धारण करे, डिसाइड करे, बशर्ते उसे राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की ज़रूरत होती है। यानी कि राष्ट्रपति से उसे इजाज़त लेना पड़ेगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, कल हम लोग बिहार में बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बन सकता है। कल हम लोग यूपी में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट हो। फिलहाल अभी दिल्ली में ही स्थित है सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग दिल्ली ही जाते हैं न्याय के लिए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के पास ये शक्ति रहता है कि वो कहीं भी ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसके लिए उसे राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है, सलाह की ज़रूरत पड़ती है, सहमति की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अनुच्छेद 130 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगला क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्ति देता है। कैसा? तो अनुच्छेद जो 21 है
अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है या किया जा सकती है। ठीक है, जो निम्नवत है। ऑप्शन ए में क्या है, स्टेट टू स्टेट, यानी कि राज्य और दूसरे राज्य। इसका मतलब है एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद, यानी कि बिहार और यूपी से अगर विवाद होता है तो ये उस राज्य के हाई कोर्ट नहीं लेगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा। वो अगर बिहार और यूपी में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस राज्य के हाई कोर्ट नहीं देखेंगे उस केस को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य का विवाद। ये अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन है। सेंट्रल और स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य में कोई विवाद छिड़ जाता है तो इसका भी सुनवाई सिर्फ केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट के पास है। इसमें क्या है, सेंट्रल, स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका भी सुनवाई ओनली केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बिहार और यूपी से, बिहार और झारखंड से विवाद हो गया तो एक राज्य से दूसरे राज्यों का विवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका जो सुनवाई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अगर सेंट्रल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई विवाद छिड़ जाता है तो इसका भी कार्रवाई कौन करेगा, सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच कुछ ठनल हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो सीधा जो यहाँ के सरकार रहेगा राज्य का, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और केंद्र और कई सारे राज्यों का विवाद हो जाता है तो इस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई का अधिकार है। ये अनुच्छेद 31 में है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों के विवाद हो चाहे केंद्र राज्यों के विवाद हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जा सकता है, दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ें। जैसे कि कई नदियों का विवाद है, ठीक है, आप लोग तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, कावेरी नदी का विवाद है कि ये जल हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, तो एक राज्य बोलता है पूरा मेरा है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में लेकर चीज़ों को देखता है। अगला देखिए, शक्तियों के तहत अपीलीय अधिकार अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है, तो इसके अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय। इसमें अपील किया जा सकता है। इसमें भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रकरण दिए गए हैं, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। यानी कि संवैधानिक से संबंधित चीज़ें हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, संविधान के विरुद्ध कोई बिल संसद में पारित हुआ और सरकार ज़बरदस्ती थोपकर पारित कराना चाहती है, कानून बनाना चाहती है, तो इसको लेकर भी चुनौती दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ये कानून है, तो उस स्थिति में भी देखेगा। दूसरा क्या है, तो दीवानी मामले चाहे फौजदारी मामले में मानते हैं किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई है, फांसी की सज़ा दे दी गई है, चाहे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, तो हाई कोर्ट का चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है कि इस व्यक्ति को झूठ मूठ के फंसाया गया है, फर्जी मामलों में फंसाया गया है, जितने ये कार्य नहीं किए उससे ज़्यादा इसे गलत धाराओं में
इस पर गलत धाराएं लगाई गई और इसे फांसी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, चाहे जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो इस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दिया जा सकता है। ये आखिरी अपील का दरवाज़ा है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। अगला क्या है? तो पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 37, इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कल देखेंगे PYQ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, कि किसमें क्या है और किसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।